एक फौज का जवान जो कि सीमा की सुरक्षा तो कर लेता है, पर अगर जो बात आ जाती है उसके परिवार की, उसके घर की, तो अपने घर की ही सुरक्षा नहीं कर पाता और एक दिन अपने परिवार को बचाते हुए इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। बाकी जब वो असलियत सामने आती है तो वाकई परेशान कर देने वाली होती है, हैरान कर देने वाली होती है। तो ये क्या मामला था, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सबसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। और अगर जो बात की जाए एक आर्मी ऑफिसर की, एक जवान की जो कि देश की सुरक्षा कर रहा हो, और बात अगर जो उसकी सुरक्षा किया जाए तो इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके परिवार पे तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। तो कमेंट में आप लोग प्लीज कुछ ऐसा ना लिखिएगा जिससे कि हमारी सेना जो हमारे देश की सुरक्षा करती है उस पे कोई लांछन लगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फर्रुखाबाद, और इसी फर्रुखाबाद का एक थाना लगता है पंचायत घाट, और इसी पंचायत घाट थाने का एक गांव लगता है झगुआ नगला। यहीं के रहने वाले दिनेश कुमार दिवाकर, जिसकी उम्र लगभग 32 साल, ये सीआरपीएफ में तैनात होते हैं और इनकी तैनाती श्रीनगर में होती है। गांव पे इनकी पत्नी रमा, जिसकी उम्र 30 साल, ये एक सरकारी शिक्षिका होती है। इनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। पैसे रुपए की कमी नहीं होती है, पति पत्नी दोनों सरकारी सर्विस में, दोनों के पास सैलरी अच्छी आती, इनकम अच्छी थी। इसलिए जो ये दिवाकर कुमार है एक नौकरानी भी घर में रखते हैं ताकि घर का सारा कामकाज नौकरानी कर सके, ताकि बच्चों पे रमा ज्यादा ध्यान दे पाए, उनको पढ़ाने लिखाने में, चाहे उनकी केयर करने में रमा ध्यान दे, ताकि स्कूल से आने के बाद वो थकी रहती है तो ज्यादा घर का काम काज करना ना पड़े, सब कुछ अच्छा चलते रहता है, परिवार बेहद खुश रहता है। बाकी बात की जाए 6 जून की शाम को, तो 6 जून के शाम को ये दिवाकर छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद घर निकलता है। और जब घर आता है, घर से आने से पहले ही वो अपने बड़े भाई को फोन करता है जो कि गांव पे रहते हैं, जिसका नाम रमेश चंद होता है। रमेश चंद के अलावा इस रमेश चंद के माता पिता ये उनको लेके गांव पे रहता, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ। तभी ये जो दिनेश है वो अपने भाई रमेश को फोन करता है और कहता है कि दरअसल मैं 20 दिनों की छुट्टी के लिए आ रहा हूं। इसके बाद अचानक से उसकी मोबाइल बंद हो जाती है और इसके बाद फिर मोबाइल ऑन ही नहीं होती। अब जैसे ही कुछ देर बीतता है, ये जो रमेश है ये रमा को फोन करता है और कहता है कि क्या दिनेश घर पहुंचा। इस पे रमा चौंक जाती है, कहती है कि नहीं, वो तो घर पे नहीं आया, अभी तो कुछ दिन पहले ही आए थे छुट्टी, अभी तो ड्यूटी पे गए। बाकी रमेश कहता है नहीं, उसने तो फोन करके मुझसे कहा था कि मैं 20 दिन की छुट्टी आ रहा हूं। तो अब इस पे रमा परेशान हो जाती है और दिनेश के पोस्ट पे फोन करती है, वहां से जानकारी लेती है तो पता चलता है कि वाकई वो 20 दिन की छुट्टी लेके गए हैं। बाकी मोबाइल स्विच ऑफ है, घर भी नहीं पहुंचा। इससे अब रमा की टेंशन बढ़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब दिनेश के फोन खुलने का इसे इंतजार करने लगते हैं। तभी रमेश को एक सूचना मिलती है कि झबुआ नगला गांव के एक इलाके में एक शव मिला है। अब उस शव की जैसे ही जानकारी पाता है ये रमेश चंद्र वहां पहुंचता है। बाकी वहां से शव थाने चला गया रहता है, पंचायत घाट। अब जब उस थाने पे जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल मेरे भाई ने मुझे फोन किया था कि वो आ रहा है छुट्टी, बाकी घर पहुंचा नहीं।
क्या आप लोग उस शव को दिखा सकते हैं या उसका फोटो दिखा सकते हैं? तो जैसे ही इस शव का फोटो पुलिस वाले दिखाते हैं, रमेश चंद्र रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि दरअसल यही मेरा भाई है। इसके बाद उस इलाके में कोहराम समझ जाता है कि दिनेश, जो कि सीआरपीएफ का जवान है, उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस वाले भी परेशान, एक फौज में एक तरह से मारिए तो फौजी जवान का कत्ल हुआ था। पूरे इलाके में कोहराम समझ जाता है, लोग शोर शराबा करने लगते हैं। तभी पुलिस वाले इस रमेश चंद से पूछते हैं कि आखिर आपकी किसी से दुश्मनी हो या किसी से मनमुटाव हो जो कि ऐसे काम को अंजाम दे सके, आपको किसी पे शक हो तो कहिए। इसके बाद रमेश चंद एक नाम लेता है और ये नाम किसी और का नहीं बल्कि इस दिनेश की पत्नी रमा का नाम लेता है। और जब पुलिस वाले रमा का नाम सुनते हैं तो पुलिस वाले तो हैरान होते हैं, साथ ही अब पूरा इलाका का जो शोर शराबा होता है उसको किसी तरह शांत कराते हैं। इसके बाद इसे रमा से पूछताछ करते हैं और जब रमा से पूछताछ करते हैं तो रमा तो पहले इधर उधर की बात करती है, बाकी कुछ ही समय में रमा टूटती है तो एक ऐसी कहानी बयां करती है जो कि बेहद हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल ये जो दिनेश होता है मूल रूप से एटा के अली नगर का रहने वाला होता है और इसका परिवार भी अलीनगर में ही रहता है, जबकि ये यहाँ झबुआ नगला में जमीन लेके घर बनाया रहता है। रमा रमा जो कि अलीनगर की ही रहने वाली होती है, जिसके पिता का नाम करण दिवाकर होता है, पत्नी का नाम मालती होता है। इनकी दो बेटियां होती है, बड़ी बेटी रमा जो कि देखने में बेहद हसीन बेहद खूबसूरत और दूसरी बेटी सुरेखा। अब इनकी दो बेटियां होती हैं, दोनों बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं। रमा पढ़ने लिखने में तेज तर्रा है और उसका शौक रहता है कि वो आगे चल के एक सरकारी टीचर बने, जिससे कि वो आगे की जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सके। मेहनत भी करती है, पर जैसे शिक्षक भर्ती आती है उसकी उसमें बहाली होती नहीं, जिससे कि वो उदास हो जाती है। और इधर जो देवकरण दिवाकर होते हैं ये अपनी रमा के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं और वो भी एक शिक्षक ही ढूंढते रहते हैं, पर ये बात पूरी नहीं हो पाती है। वो अभी से दिनेश पे जाके बात सीमित हो जाती है। दिनेश सीआरपीएफ का जवान जो कि देखने में बेहद हट्टा कट्टा सुंदर और एक सरकारी नौकरी। अब ये देवकरण दिवाकर इस दिनेश को ही अपनी लड़की रमा के लिए चुनते हैं और रमा की शादी इस दिनेश से हो जाती है। जब रमा शादी होकर दिनेश के घर जाती है तो बड़े ही खुशहाल तरीके से जिंदगी जीने लगती है। कुछ ही सालों के भीतर उसको दो बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी उत्तर प्रदेश की फिर से एक शिक्षक भर्ती आती है, जिससे कि अब ये रमा अपने आप को रोक नहीं पाती, अपने पति से कहती है कि ऐसा है कि मुझे भी शिक्षक की नौकरी करनी है, जिसके लिए मैं बहुत तैयारी की हूं और अभी भी करती हूँ। अब इसके शौक को देख के ये जो दिनेश है वो तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है तुम फॉर्म अप्लाई कर दो और मेहनत करो। नौकरानी भी रख देता है, बच्चों की देख रेख करने के लिए। सब कुछ अच्छा चलने लगता है और संयोग से होता भी ऐसा ही। ये जो रमा है उसको शिक्षक की नौकरी मिल जाती है और वो अपने ही मायके के इलाके में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने भी लगती है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त वो पढ़ाती है, जब भी दिनेश छुट्टी लेके आता तो रमा को समय नहीं रहता, वो अपने मायके से आती नहीं। ट्रांसफर कराने के लिए बहुत जगह दाव पेच भी लगाया कि रमा की पोस्टिंग गांव पे हो जाए, अपने ससुराल में हो जाए, पर हो नहीं पाती, जिससे लेके इनके में तनाव रहने लगता है, झगड़ा चलने लगता है। अब इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। रमा कहती है कि दरअसल तुम चाहो तो जब वह नगला में एक अलग से जमीन लेके अगर जो घर बना दो तो मैं वहां रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। होता भी ऐसा ही है। दिनेश एक जमीन लेता है और अलग से अपने भाई से अलग होके, अपने माँ बाप से अलग होके घर बनाता है, जिसमें इसे अपनी पत्नी रमा और बच्चों को रखता है, जहाँ एक नौकरानी भी रख देता है, सारी सुख सुविधा की चीजें कर देता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। और हर 4 महीने के बाद ये 1 महीने की छुट्टी लेके अपने घर आता है, अपने पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ समय बिताता, समय गुजरते रहता है।
बाकी अब जैसे ही ये चला जाता ड्यूटी पे, तो इस रमा को तन्हाई काटने को दौड़ती और ये बार बार अब इधर उधर ताक झाक करने लगती है। तभी एक उसी के घर दिनेश के बुआ का लड़का अनमोल, जिसकी उम्र 28 साल, वो आता जाता रहता है। अब इसी से हंसी मजाक करते हुए पद में देवर रहता है। अब हंसी मजाक करते हुए समय गुजर रहा होता है। बाकी एक दिन रमा अनमोल के इतने करीब आती है और अनमोल भी कहीं ना कहीं रमा को देख के ये सोचता था कि काश की एक बार ये मिल जाती और उसकी मनोकामना उस दिन पूरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ अवैध रिश्ते में बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब लगातार ये दौर चलते रहता है। बाकी इस बात की सूचना अब आस पड़ोस के लोगों को कहीं ना कहीं से लग जाती है और इसके बाद ये सूचना दिनेश को भी लग जाती है। बाकी दिनेश अपनी पत्नी पे बेहद भरोसा करता था, बेहद विश्वास करता था, इस बात को मानता नहीं। और वो फिर छुट्टी जब आता है घर तो अपने बच्चों से पूछता है कि क्या अनमोल अंकल आते हैं, तो बच्चे कहते हैं हाँ। अनमोल अंकल जब भी आते हैं तो माँ के कमरे में सोते हैं, हम लोग दूसरे कमरे में सोते हैं। इस पे अब दिनेश को बड़ा ही गुस्सा आता है और जब गुस्सा आता है तो अपनी पत्नी से इस बात पे झगड़ा करता है। पत्नी समझाती भी है, कहती है कि दरअसल जिसके पति बाहर रहते हैं, जिसके पति नौकरी करते हैं, उसकी पत्नियों पे ऐसे ऐसे लांछन लगते रहते हैं, आप इस पे भरोसा ना करिए। बाकी अब दोनों में झगड़ा जब होता है, दोनों में विवाद होता है और साथ ही अनमोल के घर भी दिनेश जाता है और जाके कहता है कि हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं, हमारे घर तुम्हारे वजह से विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इसलिए आना नहीं। अब मना करके तो चला जाता है। बाकी जब वो फिर ड्यूटी चला जाता है तो अनमोल भी बेचैन होकर इसे जो कि रमा के पास पहुंचता है और उसका आना जाना बंद नहीं होता है। चोरी छिपे ये लोग अब एहतियात बरतते हैं और इसके साथ मिलते रहते हैं, समय गुजरते रहता है। बाकी उधर जो दिनेश है उसको अपनी पत्नी की बेवफाई काटने को दौड़ती है। वो ड्यूटी में उसका मन नहीं लग रहा था और वो ये सोचता है कि एक दिन इनको रंगे हाथ तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। इसके बाद वो 6 जून को छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद वो घर के लिए निकलता है। बाकी इस बात की खबर वो रमा को नहीं देता है। अब इधर जब फोन करता है अपने भाई को, कहता है कि मैं गांव पहुंच चुका हूं और मैं आपको सुबह फोन करूंगा। इसके बाद नंबर स्विच ऑफ कर लेता है। इसके बाद अब जब रमेश को रह नहीं जाता तो दिनेश के नंबर पे फिर से कॉल करता है, पता करने की कोशिश करता है कि अगर जो आया तो मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है। जब वो मोबाइल फोन पे लगता नहीं है तो रमा को फोन करता है और पूछता है कि क्या ये दिनेश आया है क्या। रमा कहती है कि नहीं आया। दरअसल जब रात के 11:30 बजे ये दिनेश अपने घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाने लगा तो रमा अचानक से अब उसको लगा कि कौन आ गया, जबकि अनमोल भी घर के भीतर ही होता है और अनमोल को और रमा को ये खबर तक नहीं थी कि अचानक से दिनेश आ जाएगा। अब जब रमा दरवाजा खोलती है तो अनमोल को घर के भीतर ही छिपा देती है। दिनेश पूछता है कि दरवाजा खोलने में इतना देर क्यों हुई, तो रमा कहती है कि दरअसल मैं गहरी नींद में थी। तो कहता है कि क्या अनमोल घर में है, तो इस पे रमा कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा समझ रहे हो वैसा। और फिर से यहीं से एक त्रिया चरित्र का खेल करती है। इस दिनेश को पकड़ के अपने बेडरूम में ले जाती है और वहां ले जाके चिकनी चुपड़ी बात करती है, प्यार भरी बात करती है। और दिनेश भी अपनी पत्नी की बात में आ जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है और जैसे थक जाता है, एक तो वो ड्यूटी से निकला हुआ था, दूसरे जब थक जाता है तो सो जाता है। और जैसे ही दिनेश गहरी नींद में जाता है, ये रमा जाती है और अनमोल को अपने घर के भीतर से निकालती है और कहती है कि ये बताओ कि आज अगर जो हम लोग पकड़े जाते तो आज हमारे जीवन का अंतिम दिन था, तो क्यों ना आज ही दिनेश का ही ये रात ही अंत हो जाए। अब इस पे अनमोल इसी दिनेश की ही राइफल से दिनेश को ताबड़तोड़ 2 गोलियां मारता है सोते हुए। इसके बाद उसके डेड बॉडी को चद्दर में लपेटता है और इसी झबुआ नगला इलाके में लेके जाता है। गांव के एक खेत के पास उसे डेड बॉडी को डंप करता है, वहां से वो अपने घर को चला जाता है। अब जैसे ही सुबह होती ये रमेश चंद इसे जो कि रमा पे फोन करता है और कहता है कि दिनेश का नंबर लग नहीं रहा है, दिनेश से बात कराओ। तो कहती है दिनेश तो आया नहीं। तो कहता है कि नहीं वो तो 20 दिनों की छुट्टी आया।
अब यहाँ से रमेश चंद्र परेशान हो जाता है। तभी रमेश चंद्र को ये सूचना मिलती है कि गांव के इलाके में एक व्यक्ति का शव मिला है। वो थाने पहुंचता है और जब थाने पहुंचता है तो किसी और का नहीं बल्कि ये दिनेश का ही शव रहता है। अब जब रमा इस बात का खुलासा की तो इसी रमा के तहरीर पे इस अनमोल को भी पकड़ा गया और दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पर इनके जाने के बाद दो मासूम, दिनेश तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया जो अपने घर की सुरक्षा नहीं कर पाया, और साथ ही दो बच्चे मासूम जो कि अब अपने दादा दादी के साथ अपने बड़े पापा यानी इस रमेश चंद के साथ हैं। और साथ ही अब इन बच्चों का क्या होगा ये तो अब वक्त के हाथों बच्चे मजबूर हैं। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस अनमोल को और साथ ही रमा को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। आप लोगों की सलाह, आप लोगों की राय बेहद मायने रखती है। और एक फौजी जवान की अगर जो बात की जाए तो उसके साथ तो दरिंदगी हुई है, हैवानियत हुई है। उसका परिवार पूरी तरह से बिखर गया, बच्चे अनाथ हो गए, माँ जेल चली गई। तो ये तमाम बातें हैं, आप लोग अपनी राय, अपनी सलाह जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।